अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू, साथ में फिर आप लोगों के साथ डिटेल में पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग, मिजान बैंक लिमिटेड, अटक रिफाइनरी और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का एनालिसिस जब शेयर करूंगा। आप मार्केट को हम जब देखेंगे कि आज के दिन की जो बड़ी गिरावट है उसकी वजह क्या थी, आगे मार्केट के अंदर हमारी स्ट्रेटजीज जो वो क्या होनी चाहिए, और इसी तरह जो ये डिफरेंट स्टॉक्स मैंने अभी डिस्कस किए आप लोगों के साथ, इनको हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये शेयर जो है ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो मार्केट को अगर हम जब देखें तो मार्केट ने जी आज 1,70,955 के ऊपर जब वो क्लोजिंग दी है, 1,80,000 का जो समझे कि एक गोल्डन फिगर था उसको जो दोबारा से मार्केट जो ब्रेक कर चुकी है। 2,546 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किया इंट्राडे बेसिस के ऊपर, जो कि परसेंटेज वाइज 1.41% का जो वो लॉस बनता है। वॉल्यूम जब वो 1 बिलियन से जो वो जायद के आए हैं, जिनकी मालियत जो 50 अरब रुपए से जायद की थी। मार्केट का इंट्राडे हाई 1,80,000 का था, जबकि 1,80,602 का था, जबकि लो मार्केट ने 1,77,886 का लगाया और ऑलमोस्ट आपने इसी लो के करीब ही आके मार्केट ने जब वो क्लोजिंग भी दिया, जो कि 1,77,955 का लेवल बनता है। ओवरऑल अगर हम जब वो देखें तो सिर्फ नेशनल बैंक, सुई सदर्न गैस, ये कुछ 2-3 स्टॉक थे जो कि पॉजिटिव थे। बाकी अगर आप देखेंगे तो जितने भी हैवी वेट स्टॉक है सारे ही जब वो लाल हुए पड़े थे, तो समझे कि सारी मार्केट जो है वो सारी मंडी आज लाल है। तो इसके अंदर अगर हम इसकी बड़ी वजह देखें तो उसकी बड़ी वजह की अगर हम जब डिस्कस करें तो दोबारा से जी ईरान अमेरिका के जो हालात हैं वो कशीदा हो रहे हैं। बयानात की हद तक तो काफ़ी जो ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, जहाँ के ऊपर जो वो अमेरिका जो वो कंसिडर कर रहा है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ के ऊपर जो वो एटम बम जो गिराया जाए, और जो ईरान है वो सोच रहा है कि हम जब दोबारा से जब अब हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ही कर देते हैं अमेरिका के जो वेसल्स हैं जिन्होंने ईरान की जो वो नाकाबंदी की हुई है, तो हम उनके ऊपर ही जब वो अटैक कर देते हैं। तो इस तरह के बयानात आ रहे हैं, और एक जगह पे ये भी कहा गया कि अमेरिका के जो अड्डे हैं उनमें से किसी एक के ऊपर जब वो हम कब्जा कर लेते हैं, ईरान की तरफ से ये जब वो कहना कहना है। और अमेरिका जो वो तो सीधा समझे कि न्यूक्लियर बम जब वो गिराने की जो अब डिस्कशन जब वो अमेरिका के अंदर ये वाली हो रही है, तो जिससे समझिए कि दोबारा से जो है हालात जो है वो ज़्यादा जो वो कशीदा हो चुके हैं। अगर हम जब क्रूड ऑयल को देखें तो ब्रेंट जो ऑयल है उसकी प्राइसेस जो है वो आज के दिन जो है जी $90 को जब वो टेस्ट कर रही हैं, $90 के अराउंड ही जब ये ट्रेड कर रहा है, $90 पर बैरल के ऊपर। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो वो नेगेटिविटी जो इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो इसको फर्दर देखें तो एक तो ये है कि ये बयानात की हद तक आ रहे हैं, और अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें ना तो टेक्निकल्स हमें जो है थोड़ा-सा फर्दर जो है वो डरा रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है इसने क्रूड ऑयल ने जो है ना यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया हुआ है, जो कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस को फर्दर अपसाइड के ऊपर जब वो इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर अपसाइड के ऊपर जब वो जाएँगी। और दूसरा अगर हम इसके बाद जो दूसरी फॉर्मेशन देखें तो वो यहाँ पे अगर आप जब वो देखेंगे तो एक हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, ये भी जो है वो ट्रेंड रिवर्सल की ही फॉर्मेशन होती है। तो उस तरह की फॉर्मेशन भी जो यहाँ के ऊपर जब एक बनी हुई है, तो जिसका ये क्रूड ऑयल ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो एक फ्लैग फॉर्मेशन का मैंने बताया है जो कि आप ट्रेंड की जो कंटिन्यूएशन को इंडिकेट कर रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस $95 से गिर के नीचे जो है वो $77-75 के लगभग जो वो आई थी। तो अब इसको भी अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर भी जो एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप की जो फॉर्मेशन बन रही है। तो ये दोनों चीजें जो इंडिकेट कर रही हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ऊपर जो है वो जा सकती हैं। एटलीस्ट जो $95 का जो इन्होंने फिगर जो है रिटेस्ट रिसेंट टाइम के अंदर जो टेस्ट किया था ये जुलाई के एंड तक, तो वही जो है लेवल एटलीस्ट जो दोबारा उस लेवल को जो ये टेस्ट कर सकती हैं। तो उस वक्त क्या हुआ था कि ये यहाँ तक जो क्रूड ऑयल की प्राइस जो वो चली गई थी, तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे हिस्ट्री को जाके देखें तो वहाँ पे ईरान और अमेरिका ने दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जब स्ट्राइक स्टार्ट कर दी थी। तो टेक्निकल्स जो हमें टाइम से पहले बताते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये जो अभी तक जो टेक्निकल्स के ऊपर हमारे पास जो फॉर्मेशंस आई हैं, ये शॉर्ट टर्म में इंडिकेट कर रही हैं कि दोबारा से हालात जो है वो कशीदा हो सकते हैं, सिचुएशन एस्केलेट कर सकती है, और मे भी दोबारा से हम ये जो ठाट हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर जब वो दोबारा से देखें तो उसका डायरेक्ट जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर। और हमारा क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री है, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, तो पूरा जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर जो प्रेशर
आ जाता है। तो बाकी ये जो अभी हमारे पास ये जो 2 मैंने फ़ॉर्मेशंस क्रूड ऑयल की बताई हैं, जो कि इंडिकेट कर रही हैं क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ को दोबारा से ऊपर जाने की शक्ल के अंदर, ये किस वक़्त जो है ये समझे कि ये डर खत्म होगा। अगर ये जो क्रूड ऑयल है, ये नीचे अगर 50 $86 का लेवल ब्रेक करके इससे नीचे आ जाए, इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो ये हमारे पास 50 ईएमए की एक सपोर्ट है, तो समझे इससे नीचे आएगा तो फिर जो ये एक समझे कि इतना बुलिश हुआ पड़ा है अभी क्रूड ऑयल, तो ये जो मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम क्रूड ऑयल का, वो वीक हो जाएगा। और फिर समझिए कि दोबारा से उम्मीदें यही लग जाएँगी कि क्रूड ऑयल जब नीचे आएगा और ईरान अमेरिका के हालात जो है वो ठीक हो जाएँगे। बट फ़िलहाल जो चार्ट्स हैं वो हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि क्योंकि प्राइसेज़ जो अभी जो है $89 $90 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रही हैं, तो अभी तक ये जो 2 फ़ॉर्मेशंस मैंने बताई हैं, दोनों हमें इंडिकेट कर रही हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ जो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा जो वो इनके अंदर अपसाइड की ब्रेक बड़ा स्पाइक आने वाला है। तो वजह उसकी सबसे बड़ी ईरान अमेरिका की कशीदगी हो सकती है, किसी भी वक़्त जो है हालात जो है वो कशीदा हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है जिसने आज मार्केट को जो दोबारा से जो ड्रैग किया नीचे की तरफ। और अगर हम जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स देखें, हमारी मार्केट के फंडामेंटल्स देखें, तो ओवरऑल फंडामेंटली हमारी जो मार्केट ऐसा जो कोई बड़ी जो ज़्यादा वीक नहीं हुई। एक ये जो डायरेक्ट फंडामेंटली इम्पैक्ट आता है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ ऊपर जाती हैं तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल बढ़ता है, तो इकोनॉमी जो है अंडर प्रेशर आती है, फॉरेक्स रिज़र्व हमारे अंडर प्रेशर आते हैं। तो ये तो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। बट जैसे ही इनके थोड़े से हालात जो ठीक होते हैं तो आप देखते हैं कि मार्केट बड़ी स्पीड के साथ जो हमारी ऊपर की तरफ जो उठती है। इतनी स्पीड के साथ नीचे नहीं गिरती जितनी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ उठती है जैसे ही ईरान अमेरिका के हालात जो है वो ठीक होते हैं। तो बाकी अगर हम ओवरऑल अपनी मार्केट के फंडामेंटल्स को देखें तो जो मूडीज है वो हमारी क्रेडिट रेटिंग को जो इम्प्रूव कर रहा है, यानी फॉरेन फॉरेन जो लैंडर्स हैं वहां से हम हमें जो है वो पाकिस्तान को जो आसान शराइत के ऊपर जो वो कर्जे मिल सकते हैं, यानी उन्हें ट्रस्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। दूसरा अगर हम जब देखें तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो लगातार जो वो कम हो रहा है, उसका फायदा क्या होगा कि जो गवर्नमेंट को सूद की मद के अंदर जो गवर्नमेंट को कम सूद के ऊपर पैसा लेना पड़ेगा, सूद की मद के अंदर जो कम पैसे जो वो देने पड़ेंगे, जिससे ओवरऑल जब वो इंटरेस्ट रेट जब वो कम आएँगे, ओवरऑल अगर हम जब देखें तो इन्फ्लेशन जब वो कम हो रही है पिछले महीने की निस्बत, इससे भी जो इंटरेस्ट रेट जब वो कम होने की जो उम्मीद लगाई जा चुकी है। और जब इंटरेस्ट रेट कम आएँगे होंगे तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी जो उसके साथ फर्दर कम होगी, जो कि एक साइकिल जो है वो बन जाता है, तो जो कि फर्दर जो महँगाई है उसको नीचे से नीचे लाता जाता है और ओवरऑल जो ग्रोथ जो है वो बढ़ने लग जाती है। क्योंकि जब बंदों के पास पैसे बचते हैं तो उनकी जो वो परचेज़िंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, तो फिर ओवरऑल जो इकोनॉमी के अंदर जो है वो एक बूस्ट आ जाता है। 2 फैक्टर हमारे पास ये हो गए हैं। और तीसरे अगर हम फैक्टर की बात करें तो ये फर्दर जो है हमारे पास क्या कहते हैं कि जो ऑटो सेक्टर है उसकी सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो 77% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर जो उसके अंदर जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हमारी जो डिफरेंट कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे हैं समझे कि आउट परफॉर्म कर रही हैं, आउटस्टैंडिंग जो रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज के अंदर, पीआरएल का भी जो शानदार रिजल्ट आया था। इसी तरह जो है वो अब जो खबरें जो चल रही हैं मार्केट के अंदर वो ये भी हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सुपर टैक्स है उसको भी मे बी आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो वो खत्म कर दिया जाए। तो जैसे ही ये खत्म होगा तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर जो आप दोबारा से समझे कि उसको जो वो पार लग जाने हैं। बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर और जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर को जब वो जैसे ही सुपर टैक्स जो खत्म होगा तो इनकी अर्निंग जब वो वैसी बढ़ी हुई है, तो जब टैक्स की मद के अंदर जो कम पैसे देने पड़ेंगे तो ओवरऑल जो है क्या उसको कहते हैं कि इनकी जो अर्निंग जो वो बढ़ जानी है। तो ये तीनों सेक्टर जो है वो हैवी वेट स्टॉक है मार्केट के, तो पूरी मार्केट को जो अपसाइड के ऊपर जो ये किसी भी वक्त जो है पुश कर सकते हैं जैसे ही मार्केट जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो ये सुपर टैक्स जो है इसको खत्म किया जाएगा। और ये चंद एक फैक्टर थे जो कि समझे कि एक अभी इस वक्त जो है ये जो सारी खबरें, ये जो फंडामेंटल्स मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये मौजूदा हालात के जो फंडामेंटल्स हैं, तो ये भी जो काफी हद तक जो है वो हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल जो पॉजिटिवली ही जब वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में आप मे भी देखें कि ईरान अमेरिका के जब हालात कशीदा होंगे तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारी मार्केट के ऊपर आएगा। बट लॉन्ग टर्म के अंदर जो वो चीजें ऐसी नहीं रहेंगी, बड़ी स्पीड के साथ जो मार्केट के अंदर जो है वो आप रिवर्सल देखेंगे। अगर मार्केट नीचे गिरे भी तो बड़ी स्पीड के साथ मार्केट ने ऊपर की तरफ जो है वो उठ जाना है। तो वहां के अब फिर करना क्या चाहिए, देखिए मीडियम टर्म टू जो लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक है उनके अंदर जब ब्रेकआउट हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, वहां के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट करें। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो अब आपको जो प्रॉपर जो है वो स्टॉप लॉस के साथ काम करने की जरूरत है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं, जैसे स्टॉप लॉस के ऊपर आती हैं प्राइसेस, फौरन से स्टॉक से निकलें। और शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट सेलिंग की भी अगर शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटीज बनती हैं तो शॉर्ट सेलिंग की तरफ भी जो वो आप शॉर्ट टर्म में जो वो काम कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में समझे कि बड़ा जो समझे कि नाजुक हालात जो पैदा हो चुके हैं, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप देखेंगे कि चीजें ओवरऑल जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगी, शेयर की प्राइसेस अपसाइड की ऊपर ही जाएंगी, मार्केट अपसाइड की ऊपर ही इंशाल्लाह जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के वो बहुत ज्यादा
स्ट्रांग है। अब अगर हम जो मार्केट को जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो मार्केट को अब जब हम अगर चार्ट के ऊपर जब देखें तो पहले जो है काफ़ी अर्सा जो इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं डिस्कस करता रहा हूँ, बट शॉर्ट टर्म में अब नेगेटिविटी जो प्रिवेल कर रही है, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अब इस डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट की अगर हम अब जो वो मीडियम टर्म के लिहाज से सपोर्ट की बात करें तो 1,76,900 के लगभग मार्केट की जो वो फर्स्ट सपोर्ट है, और ये जो काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है, और ये 50 ईएमए की भी सपोर्ट है। तो जितनी देर तक इसके ऊपर है तो मार्केट समझे कि जो मीडियम टर्म के लिहाज से किसी भी वक्त जो मार्केट अपसाइड के ऊपर जो वो घूम जाएगी, यानी जिन लोगों ने मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आरजी गिरावट आप देख रहे हैं शेयर्स के अंदर, तो किसी भी वक्त अगर मार्केट ये 1,76,900 लेवल 900 का लेवल सस्टेन करती है, तो किसी भी वक्त जो प्राइसेस दोबारा से ऊपर की तरफ जब जाना शुरू कर देंगी, शेयर की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू कर देंगी। शॉर्ट टर्म में जो है समझे कि नेगेटिविटी प्रिवेल कर रही है, डाउन ट्रेंड का जो समझे शॉर्ट टर्म में आगाज हुआ पड़ा है। और बाकी प्रॉपर जब वो समझे कि ओवरऑल मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में जो एक नेगेटिव ट्रेंड का आगाज होगा जी, जब मार्केट 1,69,400 का जब लेवल ब्रेक करेगी, तो वहां पे प्रॉपर जब नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे एक हम फ्री फॉल देखेंगे प्राइसेस को, जब वो नीचे गिरते हुए देखेंगे। तो बट उम्मीद यही रखेंगे कि इंशाल्लाह पहले ही हालात जो बेहतर हो जाएं, तो उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट सपोर्ट है 1,76,900 के लगभग, यही काफी जब स्ट्रांग सपोर्ट का जो वो काम करेगी, और मार्केट को यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर जब वो पुश कर देगी। और ये सारा डिपेंड करता है ईरान अमेरिका के हालात के ऊपर। अगर ये इनके हालात जो किसी वक्त भी जो कशीदा हो गए, तो फिर जो है ये समझे कि मार्केट जो बुरी तरह से जो दोबारा से जो एक नीचे तरफ जब वो गिरना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो चीज़ है ये हमने जब वो रूल आउट नहीं करनी। ये ईरान अमेरिका का जो पंगा पड़ा हुआ है, ये जो है समझे कि बहुत ही सीरियस पंगा है, और हमारी मार्केट को जो ये उठने नहीं देगा जब तक ये कंप्लीटली जो है रिजॉल्व नहीं हो जाता। बाकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 1,82,452 की है। जितनी देर तक मार्केट आप इसके ऊपर जब क्लोजिंग नहीं देती, उतनी देर तक मार्केट के अंदर आप समझे कि कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट आप मार्केट के अंदर जब आता हुआ नहीं देखेंगे। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 1,88,126 की है। सपोर्ट बता दिया, फर्स्ट सपोर्ट 1,76,900 की, और सेकंड और फाइनल जो सपोर्ट होगी वो 1,69,442 की, और इसी तरह फर्स्ट रेजिस्टेंस 1,82,452 की, और जो फाइनल रेजिस्टेंस कह लें वो 1,88,126 की होगी। तो इन्हीं लेवल्स के अराउंड जो आप मार्केट को आने वाले दिनों में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो अब हम जो अपने स्टॉक्स जो इंडिविजुअल स्टॉक्स उनको जो एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। कल के दिन जी इसके अंदर जो है अपर कैप जो लगा था, वॉल्यूम्स भी जो बड़े तगड़े आए थे, 22 मिलियन के वॉल्यूम्स आए थे, तो हर किसी ने जो शोर डालना शुरू कर दिया था कि इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो अब आप इसको जब खरीद लें। तो कल की जब वीडियो मैंने डिस्कस की थी, तो वहां के ऊपर जो मैंने पीएसओ का एक ओवरव्यू दिया था, प्रॉपर इसको एक्सप्लेन नहीं था किया, बट उस ओवरव्यू के अंदर भी मैंने बताया था कि पीएसओ के अंदर एक न्यू ब्रेकआउट हुआ है, और वो ब्रेकआउट जब वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट अभी तक इसने वो नहीं किया। तो वो जो शॉर्ट टर्म का जो मैं कह रहा था जी इसने ब्रेकआउट किया, तो वो अगर आप देखेंगे इस चैनल फॉर्मेशन को, इसकी रेजिस्टेंस ये शेयर के पास 364 रुपए की। तो कल के दिन जो है ना ये इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसने जो है इसके ऊपर जो वो क्लोजिंग दे दी थी, और ये जो है ना ये मैंने रिकमेंड भी किया था अपनी, जब मैंने लास्ट टाइम जो पीएसओ को एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियोस के अंदर, ये वाली वीडियोस के अंदर, तो वहां पे मैंने बताया था कि वो लोग जो शॉर्ट टर्म में पीएसओ के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, तो वो मेक श्योर करें जैसे ही ये शेयर जो ये 364 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, जो कि ये शॉर्ट टर्म के चैनल की रेजिस्टेंस है, तो फिर जब आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की तरफ जब जा सकते हैं। जिसके बाद फाइनल टारगेट जो है जी हमारे पास है, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है ना, किधर गई है जी ये वाली ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस, ये हमारे पास फाइनल टारगेट होगा इस शेयर के अंदर शॉर्ट टर्म का, जो कि 389 रुपए का होगा। तो आज के दिन अगर आप जब देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल से जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी कल के दिन 365 के ऊपर, यही मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म में इसने ब्रेकआउट किया है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया। तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन लेवल्स के ऊपर बाय करेंगे तो आप इस शेयर में ट्रैप भी हो सकते हैं। तो बाकी शॉर्ट टर्म का जो इसका फाइनल टारगेट था वो आज के दिन एग्जैक्टली इसने अचीव किया, और आप देखेंगे कि इसी कैंडल से इसी रेजिस्टेंस लाइन से इसके अंदर जो सेलिंग आई है, और अल्टीमेटली आके आज इसने क्लोजिंग कल के जो लेवल है उससे भी जो 5 से 6% 5 से 6 रुपया जो वो नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया, जो कि 1.5% के लगभग जो वो बनता है। तो ये समझे कि जो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी थी वो उसको जो कंप्लीट कर चुके हैं, और दोबारा से समझे कि जिथे दी खोती उथे आ खलोती वाला जो वो सीन
बन चुका है इसके अंदर। तो अब जी अब अगर हम जब देखें तो नेक्स्ट इसके अंदर जब क्या होगा और ये जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का जो मैं कह रहा था कि अभी तक इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी नहीं बनी, तो उसकी बड़ी वजह क्या थी? वो अगर हम जब देखें तो ये शेयर जो है ना, ये पीएसयू, ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो फिलहाल जो वो चल रहा है। डाउन ट्रेंड का इसने अगर देखें तो 507 का इसने हाई लगाया था और जो लो इसने आगे लगाया था नीचे ₹320 का लगाया था। तो ये जो ऊपर से नीचे तक प्राइसेज़ जो धड़ाम से जो नीचे गिरी है ना, ये अपने डाउन ट्रेंड को ही इंडिकेट कर रहा है। तो इसके अंदर फिर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों ने उस वक़्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक ये ट्रेंड को रिवर्स ना कर दे। तो ट्रेंड रिवर्स की इंडिकेशन हमारे पास जो मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है, जो कि समझे कि 100% ही काम करता है, वो प्राइस एक्शन का होता है। और प्राइस एक्शन के ऊपर ये जो मैंने ब्लैक कलर की जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ना, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है, जो कि कंप्लीट करेगा जब इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलेगा। तो ये जो है ना हमारे पास, ये अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन है, इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन। जब इसके ऊपर जो है ये निकलेगा, जो कि 391 ₹392 का लेवल है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर उस वक़्त जो है ये शेयर जाके मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर जो इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी बनी थी, उसको जो ये अचीव कर चुका है। तो दोबारा से जी लेवल जो है यही आपने ज़हन में रखने हैं। ये जो है इसके अंदर 390 392 का जो लेवल है, इसके ऊपर जो ये क्लोजिंग दे, उस वक़्त जो है ये ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन कंप्लीट कर देगा, जो कि हमारे पास इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। और फिर उसके बाद हम दोबारा से इसके अंदर उम्मीद रख सकते हैं कि इसकी प्राइसेज़ ऊपर उठेंगी, जहाँ पे 450 का फर्स्ट टारगेट और फाइनल टारगेट जो है वो दोबारा से 500 के लगभग होगा। बट उससे पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिए तो आप समझिए कि ट्रैप हो चुके हैं। तो बाकी उम्मीद अच्छे की ही रखें कि मैं भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये ब्रेकआउट कर दे इस लेवल का भी, तो फिर जो ये इजीली आप साइड के ऊपर जो दो टारगेट बताए वहां तक जो ये चला जाएगा। जिनके पास अभी फिलहाल ये शेयर पड़ा हुआ है 350 का, आप इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो पीएसओ के बाद जी नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। लकी सीमेंट को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें और ओवरऑल अगर हम फंडामेंटली पीएसओ को एक्सप्लेन करें, तो पीएसओ को जी गवर्नमेंट ने समझे कि 1 साल के लिए मोनोपोली जो वो दे दी है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो 1 साल के लिए 2026 से 2027 के अंदर जितना भी डीजल इंपोर्ट होगा सिर्फ पीएसओ ही करेगा। और पीएसओ ही जो समझे कि डीजल सेक्टर के अंदर आप जो वो इसकी जो मोनोपोली रहेगी 1 साल के लिए। और दूसरी इसकी वजह क्या थी, क्योंकि जो पेंडिंग जो पैसे पड़े हुए हैं ना पीएसओ के, जो सर्कुलर डेट वगैरह, ये जो इनके जो सीन चल रहे हैं, तो पीएसओ को तकरीबन 90 अरब रुपए की पेंडिंग पेमेंट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट ने 90 अरब रुपए के लगभग जो वो पीएसओ को पैसे देने हैं। तो गवर्नमेंट के पास पैसे हैं नहीं, तो गवर्नमेंट ने इसको एक ये फेवर दे दिया था कि ठीक है, आप जो है डीजल जो है सारा सिर्फ आप ही इंपोर्ट करें और आप ही सेल करें, वहां पे आप जो वो पैसे जो वो थोड़े ज्यादा कमा लें और हमें जो थोड़ा सा थोड़ी अरसे के लिए आप बख्श दें। हमने जो आपके 90 अरब रुपए देने हैं, आप वहां से थोड़े से पूरे कर लें और हमें जो है कुछ अरसे के लिए 1 साल के लिए एटलीस्ट जो है वो बख्श दें। तो ये वजह थी इसके पीछे, जो समझे कि 1 साल के लिए पीएसओ को जब समझे कि मोनोपोली जो वो दी गई है कि आप ही सिर्फ डीजल सेक्टर में काम करें जी। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास लकी सीमेंट। लकी सीमेंट को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो फिलहाल कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, ₹428 से नीचे का आपने स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे मीडियम टर्म के लिए, तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर ₹463 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप बाइंग की तरफ जाएं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो टारगेट है वो ₹490 का होगा। स्टॉप लॉस भी बता दिया है, न्यू बाइंग के लेवल्स भी बता दिए हैं। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। एंग्रो होल्डिंग्स को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो सिमिलर फॉर्मेशन जी इसके अंदर भी बांधी है। ये शेयर भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। कंसोलिडेशन एक समझे कि ऐसा सिनेरियो बन जाता है शेयर के अंदर, जहाँ पे शेयर जो है एक 50-50 वाला जो सीन बना देता है, जहाँ पे 50% चांस होते हैं कि नीचे गिर जाएगा और 50% ही चांस होते हैं कि ऊपर की तरफ जब वो उठ जाएगा। तो फिर हमने उस सिनेरियो के अंदर एक स्ट्रांग सपोर्ट और एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है। स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर अगर हम आके रुक जाए तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर निकल जाए तो वहां पे भी हम बाय कर सकते हैं। बट अगर स्ट्रांग सपोर्ट को ब्रेक कर दे, नीचे निकल जाए, तो फिर वहां पे अगर हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा हो तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो उस सिनेरियो के हिसाब से इस शेयर के पास जो सपोर्ट है वो 263 की है। अगर पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है 263 का ही, आप स्टॉप लॉस रखें, इसके नीचे निकले तो आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर आप इस शेयर के अंदर जब न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि ये 297 के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं, जिसके बाद इसके अंदर जो टारगेट है वो हमारा 330
₹30 के लगभग होगा। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक को अगर हम जो वो चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो मीज़ान बैंक जब वो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो चुका है, तो उसकी अगर हम जो लॉजिक आपको बताऊँ तो लॉजिक ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई है। तो डबल टॉप फॉर्मेशन की जब सपोर्ट को ब्रेक करता है, नेक लाइन को ब्रेक करता है, तो वहाँ पे हमारे पास कन्फर्मेशन आ जाती है कि शेयर जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। तो 583 की इसके पास सपोर्ट थी, इस कैंडल के अंदर जो इसने ब्रेकडाउन किया, ये 2 कैंडल्स इसने रिटेस्ट की और दोबारा से धड़ाम से नीचे आ चुका है। यानी 583 के ऊपर इसका ब्रेकडाउन था और जो इसका जो टारगेट था एक्यूरेट हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर, उसकी अगर हम जो बात करें तो वो था जी तकरीबन हमारे पास यही लेवल जिसके ऊपर जो ये करंटली आ चुका है 565 566 का। तो ये लास्ट कैंडल उसी लेवल के ऊपर जो है वो आई है। तो शॉर्ट टर्म में जी जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए मीज़ान बैंक के अंदर जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो ये शेयर फिलहाल जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। बाकी अगर हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस शेयर को जब वो देखें तो अभी भी जो ये 50 ईएमए से ऊपर है। तो फिर जी अगर हम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो अभी भी ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से यानी जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए 1 हफ्ते के लिए मैक्सिमम जिनकी होल्डिंग होती है, तो उनके लिए ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है। उन्होंने अभी बाइंग फिलहाल नहीं करनी। वो लोग जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये शेयर अभी भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, हमने 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन डिप की और दूसरी स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की। तो डिप की बात करें तो इस शेयर के पास ₹550 की डिप है, वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं अगर इस लेवल को नीचे की तरफ फर्दर ब्रेक नहीं करता। और अगर नीचे नहीं आता और अपसाइड के ऊपर जो ये ₹605 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर ये न्यू ब्रेकआउट कर देगा। तो फिर आप वहां पे भी इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग की तरफ जब वो जा सकते हैं। तो अब जो अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, कल के दिन जो बैंकिंग सेक्टर का पूछा गया था कि इसका फ्यूचर क्या होगा, तो देखें ओवरऑल जो है इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, तो जैसे इंटरेस्ट रेट की उम्मीद है कि कम होगी और दूसरी वजह जो इंटरेस्ट रेट कम होने की है वो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो भी जो है वो कम हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो फर्दर जो है वो इनसे बोरोइंग जो है वो बैंकिंग की तरफ जो है वो कम जाएगी। तो समझिए कि डिमांड जो ओवरऑल जो है वो बैंकिंग सेक्टर की कम होगी, बट जिसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर की ओवरऑल अर्निंग के ऊपर आएगा। बट ये एक आर्जी इम्पैक्ट होगा। बट जैसे ही जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताया है कि जो गवर्नमेंट है जो सुपर टैक्स है उसको खत्म करने का सोच रही है, तो उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर भी जो है वो शामिल है। तो जो समझे कि तकरीबन 10% का एडिशनल जो टैक्स इनको भी देना पड़ रहा है सुपर टैक्स की शक्ल के अंदर, अगर इनकी अर्निंग जो ये समझे कि इंटरेस्ट रेट की कम होने की वजह से कम होती है, तो फिर जब वहां से जो 10% का जो ये एडिशनल टैक्स दे रहे हैं तो वहां पे इनको जो वो छूट मिल जाएगी, तो वो समझे कि एड ऑन इनके प्रॉफिट के अंदर जो है वो हो जाएगा। और जब जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो फिर जो लोकल जो होता है ना, क्या उसको कहते हैं, रिटेल जो पैसे जो देते हैं सूद के ऊपर बैंकिंग सेक्टर, तो वो जो है उनकी जब वो रिटेल जो है ना लोन्स वो बढ़ जाते हैं। यानी लोग गाड़ियों के लिए भी जो है शरह सूद की ये सूद के ऊपर जो पैसे लेते हैं बैंकों से, और घरों के लिए भी लेते हैं, और बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए भी जो पैसे जो काफ़ी ज़्यादा जो बैंकिंग से लेते हैं। तो अगर ये प्रॉपरली तरीके से जो है वो क्रेडिट रेटिंग वगैरह सही चेक करके जो है अच्छे तरीके से आपने अगर लोन्स फ्यूचर के अंदर देते रहेंगे बैंकिंग सेक्टर, तो फिर इंशाल्लाह जो है ये जो सुपर टैक्स का रिमूवल होगा और साथ में जब लोकल जो डिमांड बढ़ जाएगी इनकी जो है सूद के ऊपर पैसे लेने की, तो इससे जो फर्दर जो है इनकी जो है समझे कि जितनी इनकम जिस लेवल के ऊपर जो ये आ चुके हैं, छोटा मोटा में भी आप ड्रॉप देखें, बट ओवरऑल जो है ये फिर दोबारा से स्टेबल हो जाएंगे और फिर हम आस्ता आस्ता से दोबारा से इनके अंदर जो वो ग्रोथ देखेंगे। तो 5 से 10 सालों के लिए जिन्होंने डिविडेंड बेसिस के ऊपर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बैंकिंग सेक्टर उनके लिए अभी भी बहुत ज्यादा जो वो स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में आप छोटा मोटा में भी आप इनके अंदर जो गिरावट देखें, बट लॉन्ग टर्म का एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से इनसे जो ज्यादा पैसे सूद के ऊपर ना भी लिए गए, तो लोकल डिमांड इनकी जो वो बढ़ जानी है। रिटेल के अंदर जो इनका काफी ज्यादा जो पैसा जो वो जाएगा सूद की मद के अंदर, और वहां से इनको जो वो अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा सुपर टैक्स की मद के अंदर भी जो इनको कम पैसे जो वो देने पड़ेंगे, तो वहां पे भी जो समझे कि इनके जो बॉटम लाइन जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड एटीआरएल। एटीआरएल को अगर हम जब देखें तो रिफाइनरी सेक्टर ने बहुत ही ज्यादा जो अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ अरसे के अंदर। उसकी दो बड़ी वजूहत थी। एक थी जी ब्राउन फील्ड अपग्रेड पॉलिसी जिसका अप्रूवल हुआ था, तो उस वक्त भी जो मैंने बताया था 1 महीने पहले कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा रिफाइनरी सेक्टर को, जहाँ पे आप रिफाइनरी सेक्टर को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और फिर जो है दूसरा इसके अंदर जो एक जंप आया था जहाँ के ऊपर जो है ना गनवर ग्रुप उसने कमिटमेंट दिखाई थी कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। तो ये भी जो लास्ट वीक के अंदर मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये दो बड़ी वजूहत थी जिसकी वजह से जो रिफाइनरी सेक्टर के हमने एक बड़ा बूस्ट देखा है। तो अगर आप ये दोनों वजूहत जानना चाहते हैं, तो ये जो चैनल के ऊपर जो दो रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर जो वीडियोज
पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि ये किस वजह से जो रिफाइनरी सेक्टर इतना चला है और आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। तो बाकी एटीआरएल को अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जब मैंने डिस्कशन की थी तो जी एटीआरएल के अंदर जो मैंने 2 बाई के सिग्नल दिए थे, एक बाइंग करवाई थी यहाँ के ऊपर जब ये ब्लैक कलर की जो पेनिट फॉर्मेशन है इसका इसने ब्रेकआउट किया था। 890 के ऊपर इसका टारगेट जी 1050 का दिया था जो कि इसने यहाँ पे अचीव किया था और फिर दोबारा से ये अगर आप देखेंगे ना ब्लू कलर की जो फॉर्मेशन है आर्क फॉर्मेशन, इसका जब इसने ब्रेकआउट किया था 1007 के ऊपर तो वहाँ पे भी इसके अंदर जो बाइंग करवाई थी उसका टारगेट दिया था 1184 का। तो अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों जो है ये टारगेट दोनों सिग्नल्स के जो फाइनल टारगेट थे इस शेयर ने अचीव किए हैं। और ये जो दोनों सिग्नल थे ना ये जहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए थे, ये दोनों सिग्नल हमारे प्रीमियम ग्रुप के थे और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम ग्रुप के अगर आप ये सिग्नल दोनों देखेंगे तो दोनों 100% जो है वो सक्सेस रही है इनकी। आज के दिन अगर हम देखें तो हमारा फाइनल टारगेट था 1184 का। आज के दिन इसने इसको जब टेस्ट किया, फाइनल टारगेट को अचीव किया, हाई इसने लगाया था 1100 तकरीबन 1200 का इसने जो वो हाई लगाया और अल्टीमेटली जो क्लोजिंग है वो 1115 की लगाई थी और हमारा टारगेट था 1184 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इसने आज इवन मार्केट नीचे भी गिरी है उसके बावजूद भी इसने अपना फाइनल टारगेट आज के दिन अचीव किया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह जो टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज साल में जस्ट वन टाइम 6000 रुपया पे करके आप पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं। इस 6000 रुपये के अंदर आपको 1 साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। जब हालात जो है मार्केट के इस तरह के बन जाते हैं जैसा कि आज के दिन जो बने हैं तो जहाँ पे समझे कि थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर जाती है और थोड़ी बहुत नीचे गिरती है तो वहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग की जाए। तो फौरन से एंट्री करें, फौरन से जब वो निकल जाए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फौरन से फौरन ही आप बुक करते चले जाएं। तो ये जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसके अंदर हम इस तरह के हालात जो होते हैं ना उसके अंदर वैसे तो समझे कि जो 5 दिन मार्केट खुलती है पांचों के पांचों दिन जब वो इसके अंदर सिग्नल दे रहे होते हैं बट ये बेस्ट उस वक्त बन जाता है जिस वक्त हालात जो मार्केट के कशीदा हो जाते हैं। तो इस ग्रुप की एक्सेस आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए काम करते हैं जिसके अंदर हमारा होल्डिंग पीरियड 2 हफ्ते से 2 महीने का होता है। उस ग्रुप की भी एक्सेस आपको इसी 6000 रुपए के अंदर 1 साल की मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी जो है 6000 रुपए के अंदर 1 साल के लिए मिल जाएगी। सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6000 रुपए के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो ये आप कंप्लीट पैकेज है वो जस्ट 6000 रुपए के अंदर जो अवेल कर सकते हैं 1 साल के लिए। बाकी ये जो 6000 की जो प्राइसेस हैं ये लिमिटेड टाइम के लिए हैं, ये हमेशा के लिए इसी तरह नहीं रहेंगी, ये प्राइसेस बढ़ जाएंगी लिमिटेड टाइम के बाद। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जल्द से जल्द इसको अवेल कर लें क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर वेटिंग पीरियड भी बढ़ जाएगा और प्राइसेस भी जब वो बढ़ जाएंगी अगर आप इसको जब ज्वाइन करने जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फर्दर डिटेल्स आप इसकी ले सकते हैं। तो अब हम जब अटक रिफाइनरी को ही चार्ट की ऊपर अगर हम जब देखें तो अगर तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस 1000 से जब आप नीचे का रखें अगर आपने अभी तक इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। और अगर आप इस शेयर के अंदर जब न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो शेयर अगर हम ओवरऑल देखें तो अपने अप ट्रेंड के अंदर ही अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो हमने उसके अंदर 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी होती है बाय ऑन डिप की, इसकी जो डिप है वो तकरीबन 950 से लेकर 1000 की है और जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है वो बायो न्यू ब्रेकआउट होती है। तो ये शेयर आप न्यू ब्रेकआउट करेगा जब ये 1200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो जब ये 1200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर दोबारा से समझे कि उम्मीद आप लगा सकते हैं कि ये शेयर इजीली 1500 तक जो अपसाइड के ऊपर चला जाएगा। अटक रिफाइनरी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को अगर हम देखें तो ये शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। सपोर्ट की बात कर लें या स्टॉप लॉस की बात कर लें तो वो 25 रुपए का होगा। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं चाहे शॉर्ट टर्म के लिए तो मेक श्योर करें कि ये 28 रुपए 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे फिर आप बाइंग की तरफ जाएं जिसके बाद टारगेट जब वो 32 से 32.5 रुपए के लगभग होगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है काइंडली इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की फ्री अपडेट्स आपको फ्यूचर के अंदर भी जो वो मिलती रहे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों की जो शेयर्स की जो डिस्कशन की जाए तो उनका नेम या सिंबल जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें तो इधर आप इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसी तरह उन शेयर्स को एक्सप्लेन कर देंगे या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही हम उसका जो आपको रिस्पांस दे देंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर जो आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।